Priyanshi and I scored 98.4% this in class 10 CBSE boards and 98 in social science. So since I scored 98 in social science, I want to guide you guys at how you can also score more than 95 in your social science exam in your class 10. First is be clear about the syllabus. क्योंकि मैं बता रही हूँ, जब मैं क्लास 10 में थी मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था जस्ट बिकॉज मेरे को सिलेबस के बारे में कोई इतना आइडिया नहीं था, मेरे को नहीं पता था कि कौन सा आने वाला है और कौन सा नहीं आने वाला है, तो आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट। और ताकि ये आप ना करो तो पहले आप क्या करो, सिलेबस सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ और सिलेबस चेक करो कि कौन सा आने वाला है और कौन सा नहीं। कम टाइम बचा है, नवंबर खत्म होने वाला है और अभी भी अगर आपका कोई चैप्टर बचा हुआ है तो पहले क्या करो, यूट्यूब पे जाओ और वन शॉट सर्च करो और दिगराज सर का देखना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो उस और सर के वन शॉट वीडियो देखना, वन शॉट शॉर्ट्स या फिर रैपिड रिविजन वाले वीडियोस होते हैं जहाँ पे वो चैप्टर का थ्योरी भी समझा देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझा देते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा देते हैं। तो वो यूजुअली 15-20 मिनट का वीडियो होता है, बहुत ही कम टाइम में होता है और आपको वहाँ पे सब कुछ समझ आ जाएगा। तो हो सके तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी बनाना और डिफ़िकल्ट चैप्टर अगर है तो ही ज़्यादा टाइम यहाँ पे वहाँ पे इन्वेस्ट करना, वरना टाइम वेस्ट मत करना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। बच्चा पार्टी देखो, फिलहाल के लिए अभी के लिए आपका एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक एनसीईआरटी नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेटमेंट कौन से चैप्टर से पूछा गया है, क्योंकि अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आपको अगर अनटिल एंड अनलेस आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से ये स्टेटमेंट आया है एंड यू कैन नॉट राइट आंसर। तो इसीलिए क्या, और इस टाइम पे आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है और कौन से लाइन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको ऐसा पता चल गया होगा तो उस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करते चलो ताकि जब भी आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उस लाइन पे ज़्यादा फोकस दोगे। तो इसीलिए एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज़रूरी है। जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मार्क करो, अंडरलाइन करो। एनसीईआरटी रीड करने के वक्त ना हिस्ट्री में या फिर सिविक्स में भी जो साइड में जो बॉक्सेस होते हैं, डू यू नो वाले बॉक्सेस होते हैं येलो या ब्लू कलर के, उसमें से केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप उसे पहले से ही पढ़ के जाओ ताकि आप पूरा क्लूलेस नहीं रहोगे एग्जाम टाइम में। खत्म होने के बाद चैप्टर्स के बैक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने खुद आपको वो क्वेश्चन दिए हैं तो इसलिए ये वो ज़्यादा चांस है कि वो एग्जाम में पूछे। तो चैप्टर्स खत्म होने के बाद आप बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन खुद से अपनी कॉपी में लिखो। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंस एनसीईआरटी इज ऑल अबाउट थ्योरी, आपको यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट रिविजन करने हैं। और जब आप अगर आप ऑलरेडी बना चुके हो नोट्स सारे चैप्टर्स के तो वहाँ से रिवाइज करो, वरना अगर कोई चैप्टर के नहीं बना तो शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा, पहले तो आपको कम टाइम में आपका नोट्स बन जाएंगे और दूसरा चीज़ आपको बहुत इजीली आप उसे रिवाइज कर सकते हो। या फिर अगर आपको रिवीजन करना है तो या फिर जो अंडर 10 मिनट्स के रिवीजन वीडियोस होते हैं जो यूट्यूब में मिल जाते हैं आप वो देखो। बट अंटिल एंड अनलेस आप खुद एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा बिकॉज द लास्ट वो आपको ही एग्जाम में लिखना है। तो क्या करना, आप एक चैप्टर खत्म करने के बाद पेंसिल रख के खुद दिमाग में सोचना कि अच्छा द चैप्टर इज दिस, पहला इंसिडेंट ये हुआ है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। और हर एक इंसिडेंट जो हुआ है, हर एक इंसिडेंट के एटलीस्ट 4 से 5 लाइन आप याद करो ताकि अगर चलो कोई भी पार्ट से क्वेश्चन आ जाए तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 लाइन आपके अंदर आपको पता हो और आप उसे एलाबोरेट करके लिख सको। स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज, तो ज्योग्राफी ना मेरे को हमेशा से सबसे बोरिंग लगता था। इट वाज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे मेरे को मौत आ जाती थी पढ़ने में। बट एनीवे, तो आपको यहाँ पे निमोनिक्स लगा के पढ़ने, निमोनिक्स यूज़ करके पढ़ने हैं। तो द बेस्ट टिप जो आपको मैं दे सकती हूँ इस कोई भी रिविजन वन शॉट अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो क्या करना, उसके कमेंट सेक्शन में जाना। और इतने प्यारे सीनियर्स होते हैं, वो इतने अच्छे निमोनिक्स दे देते हैं कि आपको याद हो जाता है कि बहुत इजी होता है और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा और मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प किया था। तो कोई भी आप अगर वन शॉट्स देख रहे हो यूट्यूब में तो उसके कमेंट सेक्शन में जाना, वहाँ पे निमोनिक्स दिए होते हैं सीनियर्स में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एंड ट्राई टू यूज। इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। आपका पूरा एसएसटी में ये दोनों ही इकोनॉमिक्स और सिविक्स ऐसे जो होते हैं जहाँ पे मार्क्स फुल स्कोर करना बहुत ईजी होता है। तो पहले यहाँ के 40 मार्क आप सिक्योर करो बिकॉज बहुत ईजी होता है। और इकोनॉमिक्स में आपके जो बॉक्सेस होते हैं और सिविक्स में जो पिक्चर्स वाले होते हैं उसको पढ़ के जाना बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये पिक्चर में कौन है उसको बताओ। तो सिविक्स में आप पिक्चर को अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना कि ये पिक्चर क्या है और ये पिक्चर क्या बता रहा है। और इकोनॉमिक्स में टेबल वाले जो बॉक्सेस होते हैं उसको पढ़ के जाना। हिस्ट्री में आपको टाइमलाइंस बनाने हैं।
टाइमलाइन बनाने से ना आपको एक पेज में पूरा एक पेज में आपको पूरा समरी मिल जाता है कि ये चैप्टर में कौन से टाइम में क्या हुआ। तो आपको क्या करना है ना, एक पेज लेना है और एक पेज में पहले टाइम लिखना है। फॉर एग्जांपल 1928 में ऐसा हुआ, उसके बाद करके उसके कौन से साल में क्या हुआ उसको लिखते जाना है, एंड इट विल रियली हेल्प यू इन हिस्ट्री। तो और इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। करने के बाद इट्स टाइम कि आप प्रीवियस क्वेश्चन और सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। देखो, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर करते हो तो क्या फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन टाइप्स क्या है, एक क्वेश्चन को कैसे 4-5 बार घुमा फिरा के बोल देते हैं। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है ना कि एक सवाल को 3-4 वे में घुमा फिरा के देते हैं और उसका आंसर एक ही होता है। तो इसमें क्या करना, मैं जब मैं क्लास 10 में थी तो शुभम पाठक मैम का एक वीडियो आया था अराउंड दिसंबर। तो वहाँ पे वो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और हिस्ट्री चारों के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किए थे। वहाँ पे वो सब कुछ इंक्लूड किए थे, लाइक स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, और एक क्वेश्चन को कैसे 4-5 बार घुमा फिरा के आते हैं वो हो गया। मतलब एक क्वेश्चन, उसके बाद और मतलब 3-4 एक ही सवाल होगा, उसको 4-5 वे में घुमा फिरा के देते हैं और उसका आंसर एक ही होता है। और बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं और आपको वही सिलेक्टेड पॉइंट्स को याद रखने हैं। की पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी अंडरलाइन करने हैं। आपको हर टॉपिक के की पॉइंट्स याद रखने हैं और आपको ऐसे ही याद रखना है कि जब आप एग्जाम में आप उसको एलैबोरेट वे में लिख सकते हो। यहाँ पे आपको पेपर प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना, पॉइंट्स में लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चल ही गया होगा, आप पैराग्राफ में नहीं लिखना होता है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स में लिखना होता है। और की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो और जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका की पॉइंट अपने दिमाग में रखना, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप उसे एलैबोरेट करके लिख सकते हो। सो दैट्स द वीडियो।